नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222266। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है, आज परिचय करा दे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत, लेकिन उससे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 872 अंकों की गिरावट के साथ 58,773 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 268 अंक टूटकर 17,490 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। निफ्टी बैंक 688 अंक टूटकर 38,297 के लेवल पर बंद हुआ। और आइए आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का रुख कर लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं ग्लोबल बाजार घरेलू बाजार पर हावी क्यों हो रहे हैं। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा दबाव, और दबाव पिछले शुक्रवार की तरह आज भी पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता हुआ नजर आया, और लगभग सारे संकेत ग्लोबल मार्केट्स के थे बेहद खराब। कौन कौन से? पहला, अमेरिका में अच्छी खासी कमजोरी। अच्छी खासी तो क्या, 300 पॉइंट की हुई थी, लेकिन जितनी उम्मीद या आशंका थी शुक्रवार को उससे कहीं ज्यादा। और सुबह से डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे दबाव के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ एशियाई बाजारों में भी दबाव रहा, तो पहला नेगेटिव कारण तो वहां से बना। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर निकल गया। जब जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो इक्विटी और बाकी कमोडिटीज में आता है दबाव, और ये डॉलर इंडेक्स वापस उन्हीं लेवल पर पहुंच गया जहां से हमने बाजार में 15,200 के लेवल से रिकवरी देखी थी। यानी कि डॉलर का मजबूत होना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तीसरा, बॉन्ड यील्ड फिर से 3% के आसपास पहुंचे अमेरिका में, यानी कि ब्याज दरें बढ़ने के खतरे अभी भी बरकरार है, और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना भी इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं। कच्चा तेल $96 के आसपास मजबूती के साथ साथ टिका हुआ, थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट्स के थे खराब। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर, जहाँ एक और हमारे बाजारों में जो क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को, वो उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन 17,800 के नीचे बंद होना पहला कमजोरी का संकेत दे रहा था। दूसरा ये कि एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में भले हल्की फुल्की खरीदारी का आंकड़ा आया, लेकिन सामने वायदा कारोबार में उन्होंने जमकर बेचा, और घरेलू फंड्स ने भी मौका उठाकर प्रॉफिट बुकिंग किए, तो वो बिकवाली का प्रेशर भी बाजारों के लिए थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिखा। ऐसे में जहां शुरुआत हुई, बाजार धीमे धीमे करते करते वहीं से लुढ़कते हुए नजर आए। पहले 17,700, फिर 17,600, और दिन के आखिरी घंटे में 17,500 को भी तोड़ते हुए और बिल्कुल उसके करीब बंद हुए। वही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 38,650 के आसपास खुलकर फिर उसके बाद हमने 38,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी तोड़ा, और एक बार 38,300 के नीचे जाकर एग्जैक्टली 38,300 के आसपास दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। तो क्लोजिंग डे लो पर होती हुई दिखी। इसकी वजह थी डाउ फ्यूचर्स, जो हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 300-325 पॉइंट लुढ़क गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की बिकवाली का दबाव भारतीय बाजारों पर, और एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन कम करना, बिकवाली का दबाव बढ़ाना, और लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी का सपोर्ट नहीं होना, ये सारे फैक्टर्स एक साथ जो है, इसके चलते इंडेक्स तो गिराई। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दमदार सेलिंग प्रेशर रहा, और लगभग सब जगह आज बिकवाली वाला मामला भारतीय बाजारों में देखने को मिला। तो बाजार में तेज गिरावट, हर जगह हम देख पा रहे हैं बिकवाली का माहौल। सुदीप बंदोपाध्याय मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सुदीप सर, ऐसे बाजार में अब क्या स्ट्रैटेजी रखें? स्वाति जी, मार्केट में अभी कोई डोमेस्टिक बड़ा ट्रिगर नहीं है। जितने भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने थे वो आ गए, मॉनसून का भी प्रोग्रेस ठीक ठाक है, तो नए ट्रिगर्स तो मार्केट ढूंढेगा, और वो ट्रिगर्स सारे मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। जैसे हम जानते हैं, अनिल जी भी बात कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में जो रिस्क एवर्शन वो वापस आ गया है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं 3% के आसपास। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है, 108 के पास पहुंचा है। ऑयल प्राइसेस भी $96 पर बैरल ब्रेंट का पहुंच गया है। तो ये सारे जो संकेत है, ये इक्विटी को थोड़ा दबाव में डालता है, और वही हो रहा है। एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, और डोमेस्टिक भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके कारण इंडियन मार्केट में दबाव है, और जैसे कि डाउ का बिहेवियर है आफ्टर क्लोजिंग,
उससे ये साफ है कि कल भी शायद ये दबाव बरकरार रहेगा। ध्यान इंटरनेशनल मार्केट पे और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे रखना पड़ेगा। ऐसा कोई बड़ा डोमेस्टिक ट्रिगर पॉजिटिव नहीं है, तो ये एक बात है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि करीबन 15-20 दिन हमने देखा अच्छा खासा मार्केट ने रैली किया मिड जुलाई से मिड अगस्त तक, और वो रैली के बाद मार्केट एक स्थिति पे आ गया था ऑल टाइम हाई के आसपास। तो वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट टेकिंग, शायद मार्केट में यही माहौल बन रहा था, तो वो भी एक कारण होगा जो इंडियन मार्केट में बिकवाली आई है उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये सारे संकेत ये है कि मार्केट में अभी दबाव रहेगा, वोलेटिलिटी बरकरार रहेगा। ओके, तो ये तो बाजार पर राय रही सुदीप जी की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल इस वक्त हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है कोलकाता से मयंक अग्रवाल का। मयंक पेटीएम पर सवाल पूछ रहे हैं। 205 शेयर इनके पास है और इस पर इनकी खरीद है 730 की। हमने देखा एजीएम में मैनेजमेंट की दमदार कमेंट्री से शेयर चढ़ा भी, इन्हें मुनाफा भी हो रहा है अपनी खरीद पर। पेटीएम, क्या राय देंगे मयंक जी को आप? स्वाति जी, ये एक ऐसा काउंटर है, हमेशा हम निवेशक को मना कर रहे हैं इसमें निवेश करने के लिए। अभी तक बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी ये साफ सामने नहीं आया है। बिजनेस मॉडल में भी सर्टेनिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी का भी कोई रोड मैप नहीं आया। हाँ, एजीएम में मैनेजमेंट की तरफ से ये सुनने को आया कि बहुत जल्द वो एबिटा पॉजिटिव बन जाएंगे, पर देखिए फाइनेंस कंपनी में एबिटा पॉजिटिव एक मिसनोमर है, वो पीबीटी पे बात करना चाहिए, एबिटा कोई मीनिंग नहीं रखता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी भी जो वैल्यूएशन में काम कर रहा है, ये वैल्यूएशन थोड़ा अनपैलेटेबल है। तो मैं निवेशक के लिए तो यही सलाह दूंगा कि इसमें प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट ले लीजिए और किसी क्षेत्र में और कहीं निवेश कीजिए। आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे निवेश किया था तो आपको अच्छा मुनाफा मिल गया, आप एग्जिट ले लीजिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी यहाँ पे निवेश करने का सोचिए भी मत, अभी इंतजार करते हैं, इसका बिजनेस मॉडल ठीक होने दीजिए और प्रॉफिटेबिलिटी साफ दिखना चाहिए, तभी आप इस पे व्यू लेंगे वैल्यूएशन देख के। ओके, तो पेटीएम से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है सुदीप सर की तरफ से, एग्जिट करें पेटीएम पर। अगला सवाल लेते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पर ही। रायपुर से नीरज शर्मा सवाल भेज रहे हैं। बंधन बैंक इनका शेयर है, 359 शेयर इनके पास है बंधन बैंक के और 135 है इस पर इनकी खरीद। मुनाफा तो इन्हें काफी अच्छा है, 51,000 से ऊपर का मुनाफा बंधन बैंक पर है। हालांकि हमने देखा तमाम बैंकिंग स्टॉक्स आज गिरे। फिलहाल बंधन बैंक पर स्पेशली राय ली जाए इनके लिए सुदीप सर, तो क्या करें? स्वाति जी, मैं बीएफएसआई स्पेस में पॉजिटिव हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में, और मुझे लगता है बाकी बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज के साथ साथ बंधन बैंक का भी प्रदर्शन इस साल बहुत अच्छा रहेगा। जो एसेट क्वालिटी लेके दिक्कतें थी वो भी कुछ हद तक दूर हो रहा है। लोन ग्रोथ अच्छा खासा ओवरऑल इंडस्ट्री में हो रहा है, यहाँ पे भी होगा। और मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट में है, और अगर इन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, निवेशित रहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर आपका जो आप जिस प्राइस पे लिए हैं वो देख के लगता है आपने पहले ही खरीदा है और आपका नजरिया लंबा है, तो निवेशित रहिए बेझिझक। ओके, लंबी अवधि का नजरिया है तो बंधन बैंक में बने रहने की सलाह आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। कॉलर से बात करते हैं, बेंगलुरु से AK वैद्यनाथ हमारे साथ है। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं? लंबी अवधि का नजरिया। हेलो, ओके वैद्यनाथ जी, सबसे पहले प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आप हमें फोन पर सुन पाएंगे, और अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, पूछिए सर सवाल। हाँ, मेरा जो सेल में मेरा 78.75 में मैं लिया था 1500 शेयर्स। हेलो हेलो, यस यस, वी कैन हियर यू। 78.65 में लिया था। आई एम हैविंग अ लॉस ऑफ अराउंड
Okay. On Friday, I was having a loss of around 9,000 rupees. What shall I do now? Shall Okay, I exit 9,000 or can- shall I? ओके ऑल राइट। कब लिया था सर आपने सेल? हम लिया था अराउंड actually I took around long time back I took actually. ओके, लॉन्ग टाइम बैक। बट हाँ जी। आपके माइंड में कोई होराइजन है? आप जी, सेल कब तक सर। होल्ड करना चाहते हैं? मैं होल्ड करूं क्या मैं छोड़ दूं वो? बिकॉज आई एम हैविंग 9,000 रुपीज लॉस हो रहा है मेरे को। ओके, तो इन्हें चिंता है नुकसान की। सुदीप सर, क्या करें सेल में ये? देखिए, ग्लोबल जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि स्टील इंडस्ट्री पे कुछ देर के लिए दबाव रहेगा, और ये अगर आपका नजरिया लंबा नहीं है तो आप एक बार एग्जिट ले सकते हैं। पर अगर आपका नजरिया लंबा है तो मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि स्टील एज ए सेक्टर हम लोग इस पे पॉजिटिव हैं, पर आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्टील और सेल दोनों में कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे देखिए, इंडिया में बहुत डिमांड सेल का प्रोडक्ट स्टील का बढ़ने वाला है, और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है उसमें भी स्टील का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। तो डिमांड तो डोमेस्टिक बढ़ेगा, और सेल जैसे कंपनी का बिक्री में बहुत अच्छा फायदा होने की संभावना रहेगी। सरकार की तरफ से जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज और एक्सपोर्ट रिलेटेड जो मेजर्स बीच बीच में लिया जाता है पीरियोडिकली, उससे भी कंपनीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म में कोई खराबी नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में एग्जिट ले सकते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म में सेल में बने रहने में कोई खराबी नहीं, शॉर्ट टर्म नजरिया तो एग्जिट लेने की सलाह सेल में सुदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। गया से आनंद कुमार हमारे साथ हैं। आनंद जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्कार मैम। मैम मेरे पास विप्रो का 150 शेयर है, 600 का भाव पे है मैम, उसका क्या करना अभी? ओके, मेरी आवाज आपके माइंड में कोई होराइजन, कब तक होल्ड करना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ मैम, मतलब एक साल तक रख सकता हूँ। ओके, लंबी अवधि में। ओके, एक साल तक विप्रो पर राय लेना चाहते हैं। फिलहाल नुकसान में है। आनंद जी, क्या सलाह देंगे इन्हें आप सर? देखिए, आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमारा व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रुक सकते हैं, तो निवेशित रहिए। विप्रो में मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और मैनेजमेंट चेंज होने के बाद एक मोमेंटम वापस आया है विप्रो के एक्टिविटीज में। तो और वैल्यूएशन के लिहाज से भी और जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनसे बेहतर वैल्यूएशन पे अभी कामकाज कर रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि विप्रो में अगर आप निवेशित रह सकते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक साल प्लस होराइजन जैसे आपने कहा, निवेशित रहिए। ओके, बने रहे विप्रो में। आनंद जी, आपके लिए सलाह है ये सुदीप जी की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप से लखनऊ से प्रवीण कुमार भेज रहे हैं। आईटीसी पर इनका सवाल है। 350 शेयर है इनके आईटीसी के, और 295 इनकी खरीद है। फिलहाल आज के कमजोर बाजार में हमने देखा आईटीसी का शेयर 1% चढ़ा, इन्हें मुनाफा भी है। तो आईटीसी में क्या सलाह देंगे सर इन्हें? जी देखिए, यहाँ पे भी मेरा सलाह तो दो हिस्सों में दूंगा कि अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो आपने प्रॉफिट कमा लिया, आप एग्जिट ले सकते हैं। बहुत बड़ा अपसाइड करंट लेवल से हम नहीं देख रहे हैं इमीडिएटली, पर अगर आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो निवेशित रहिए। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। टोबैको में वॉल्यूम ग्रोथ आया है बहुत दिनों के बाद, और ये वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी भी 75 बीच में प्रॉफिटेबिलिटी टोबैको से आता है। इसके अलावा इनका होटल्स बिजनेस, जैसे हम जानते हैं सारे होटल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होटल्स बिजनेस में भी मोमेंटम वापस आया है। पेपर बोट्स बिजनेस, वहां पे भी मोमेंटम वापस आया है। सारी कंपनीज इस सेक्टर के अच्छा काम कर रहा है। तो ओवरऑल एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ गुड न्यूज आईटीसी में देखा जा रहा है, जिसके चलते आईटीसी का प्राइस, जैसे हम जानते थे 220-30 के बीच में स्टक था, वहां से 300 के क्रॉस कर गया है। और हम लोगों को लगता है कि इस लेवल पे थोड़ी देर तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद नया कोई ट्रिगर ढूंढेगा ब्रेकआउट करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आप एग्जिट ले लीजिए, लॉन्ग टर्म है तो निवेशित लीजिए।
ओके, आईटीसी शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। अगला कॉल नवसारी से परिमल पटेल पूछ रहे हैं, अमारा राजा बैटरी पर इनका सवाल है। 77 शेयर है इनके पास, 692 है अमारा राजा बैटरी पर इनकी खरीद। फिलहाल ये काफी नुकसान में है। सुदीप जी क्या करेंगे, क्या नुकसान बांधे और निकल जाएं? देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बैटरी एज ए सेक्टर खराबी नहीं है, पर आपको इमीडिएटली इतना बड़ा अपसाइड मिलने की संभावना नहीं है, तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप एग्जिट ले लीजिए। ओवरऑल बैटरी सेक्टर में सबसे बड़ी जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है कि ट्रेडिशनल इंजन से बाकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बैटरी में भी ये ट्रांजिशन जरूरी होगा। अमर राजा उस पर काम कर रहे हैं, बाकी बैटरी कंपनीज भी उस पर काम कर रहे हैं, पर कौन सक्सेसफुल होगा लॉन्ग रन में ये बताना अभी मुश्किल है। जो आईसी इंटरनल कंबस्शन इंजन की जो बैटरीज बनाते हैं वहां पे भी लंबा रनवे है, अच्छा कामकाज कर रहे हैं, अच्छा कामकाज करेंगे भी आने वाले दिनों में, पर तुरंत कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि आपका लॉस कवर हो या आपको बड़ा फायदा होगा, तो इसीलिए हम सलाह दे रहे हैं कि आप एग्जिट ले लीजिए। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनुज जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 300-325 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि दबाव वाला सेशन तो होना चाहिए। अगर इसके विपरीत एक मजबूती आ जाए या फिर कमजोर बंद हो तो रिकवरी दिखेगी, और ज़्यादा हो तो फिर उसी हिसाब से हमें देखना होगा, क्योंकि जहां हम बंद हुए हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक वाले लेवल है 17,500 पर निफ्टी पर। अगर यहां से कमज़ोर हुए तो अगला अहम सपोर्ट लेवल जो है वो 17,350 से 17,425 की रेंज का होगा, और ऊपरी स्तरों पर 17,625 से लेकर 17,700 की रेंज है, वहां तक जाने की रिकवरी में कोशिश हमारे बाजार करेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी 38,025, 38,150 ये अहम सपोर्ट होगा। 38,000 के नीचे कमजोरी थोड़ी और बढ़ेगी, और ऊपरी स्तरों पर अगर हम रिकवर होकर 38,500 के पार निकले तो 38,650, 38,850 की रेंज ऐसी है जहां पर दमदार बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो कल का सेशन मेक और ब्रेक होगा। लगातार 3 दिन कमजोर रहे तो थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेंड और बिगड़ जाएगा। 17,500 के नीचे बंद होना अपने आप में थोड़ी सी आपको चिंता में डालता है। तो लेट्स सी, आखिरी सपोर्ट 17,350 से क्लोजिंग बेसिस पर 38,000 है बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर, और कल इन दोनों ही लेवल्स पर 3:30 बजे आपकी नजर होनी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिहाज से। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ है शो में। स्वागत करते हैं आशीष जी आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे आप? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, कल के लिए जो ऑप्शन चुने हैं, मैंने 2 ऑप्शन चुने हैं, एक में कॉल बाय करना है और एक में पुट बाय करना है। अगर पहला रहेगा बीईएल का 290 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह होगी, जो करीब 3 रुपए 40 पैसे के आसपास हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 रुपए 25 पैसे। स्टॉप लॉस हम 3 रुपए का लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 7 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 9 रुपए का। दूसरा जो हमें बाय करना है वो है वेदांता VEDL 255 का पुट ऑप्शन हम खरीदारी करके चलेंगे, जो 3 रुपए 40 पैसे के आसपास बेहतरीन खरीदारी रहेगी। स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 7 रुपए का, दूसरा लक्ष्य 9 रुपए का। बहुत धन्यवाद आशीष जी अपने 2 पिक्स बताने के लिए, ऑप्शन के लिए। और अब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी अगर आपको करनी है तो कौन से स्टॉक्स पर रहे नजर, इस पर चर्चा करने के लिए सुदीप जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुदीप जी बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक्स कौन सी हैं? ये 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा, दोनों अपने क्षेत्र में दिग्गज है। पहला शेयर है NMDC माइनिंग में, आयरन ओर माइनिंग में, जो अपना एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। दबाव में है काउंटर। इसके 2-3 कारण हैं। Q1 के जो नतीजे आए हैं वो सॉफ्ट थे, पर जो एनालिस्ट एस्टिमेट था उसके आसपास ही था, और इसमें इसके थोड़ा देर तक और भी सॉफ्ट रहेगा नतीजे, क्योंकि जो प्राइसेस के कट लेने पड़ रहे हैं इसके कारण, बट ये एंटिसिपेटेड लाइंस पे है।
और इसमें खास 2-3 बात है। एक तो देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो डेवलप हुआ है उसके चलते एवरी नेशन विल ट्राई टू हैव ओन इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल मेटल्स, और इसमें एनएमडीसी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इंडिया में स्टील का रिक्वायरमेंट और आयरन ओर का रिक्वायरमेंट बहुत जबरदस्त है और आने वाले दिनों में और भी होने वाला है, और ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक माइनिंग यूनिट है और इसका इंपॉर्टेंस बरकरार रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इनका एक स्टील प्लांट इन्होंने लिया था और वो स्टील प्लांट अभी ये कमीशनिंग कर रहे हैं और डाइवेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ चल रहा है। जो सेपरेशन हो रहा है, स्टील प्लांट अलग कर रहे हैं कंपनी में, वो इनका शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है और जो बाकी रेगुलेटरी प्रोसेस चल रहा है, कमीशनिंग का काम भी चल रहा है और ये दोनों काम Q3 तक खत्म होगा और यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और फाइनल बात ये कहूंगा कि बैलेंस शीट स्ट्रांग है, अच्छा खासा डिविडेंड देता है और आने वाले दिनों में भी ये मेंटेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे 200 रुपया टारगेट 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे। दूसरा कंपनी जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, माझगांव डॉक। करीब 2-2.5 साल पहले लिस्टिंग हुआ था, अच्छा लिस्टिंग हुआ था और परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हुआ है और इनका ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है। डिफेंस मेक इन इंडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और पिछले दिनों में इन्होंने अपना पहला सबमरीन मैन्युफैक्चर करके डिलीवर किया और भी सबमरीन्स के तगड़े ऑर्डर इनके पास मिल रहे हैं। और खास बात यहाँ पे ये भी है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बहुत अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में है, अच्छा डिविडेंड देता है। तो यहाँ पे भी 400 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मझगांव डॉक, शिप बिल्डर्स और एनएमडीसी, 2 लॉन्ग टर्म पिक्स सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से आपके लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे सुदीप जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।